हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1 फॉर क्लास 9। तो आज की वर्कशीट में हम आपका असेसमेंट होगा, यानी आपने आज तक जो वर्कशीट्स अभी तक फिनिश कर ली हैं उसमें आपने क्या क्या सीखा, आज आपकी उसकी रिवीजन है, आज आप उसका एक असेसमेंट है। तो इसको बहुत ध्यान से करें क्योंकि सीबीएसई ने अपना पैटर्न बदला है बेटा। तो जो भी आपका अभी एग्ज़ाम होगा वो इसी तरीके का एक एमसीक्यू एग्ज़ाम होगा। तो एमसीक्यू एग्ज़ाम का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन देखा और उसको सिर्फ टिक कर दिया। मैथ्स में जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको उसको एग्जैक्टली सॉल्व भी करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, तभी आप उस 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को पिक कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में बोला गया है डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद अ पेन और अ पेंसिल। तो आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसको टिक करने के साथ साथ अब की बार आपको यहाँ पर टिक बोला ही नहीं गया, बल्कि आपको बोला गया है कि यहाँ पर जो पेंसिल या पेन से इन सर्कल को इस तरीके से ब्लैक कर दो। जैसे आप अपनी OMR शीट भरते हो उसी तरीके से आपको इसको फिल करना है, क्योंकि ये सीबीएसई के नए पैटर्न के हिसाब से आपको एक प्रैक्टिस, एक रिवीजन करवाई जा रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है, द एवरेज monthly salary of a worker is 8,200 rupees. If there are 45 workers in a factory, what is the total expenditure incurred on एक्सपेंडिचर? यानी कि अगर एक फैक्ट्री में टोटल 45 वर्कर्स काम करते हैं और हर एक की मंथली एवरेज सैलरी, यानी हर एक को मंथ के एंड में 8,200 रुपये मिलते हैं। एक वर्कर को एक मंथ के एंड में 8,200 रुपीज़ मिलते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है अगर टोटल 45 वर्कर्स होंगे तो उनको कितने रुपीज़ मिलेंगे। अब देखो, एक को अगर इतने मिलते हैं तो ज़्यादा वर्कर होंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ज़्यादा कैसे मिलेंगे? ज़्यादा करने का मतलब इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 45 से। तो जो हमारा आंसर होएगा वही हमारी जो यहाँ पर है टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी पार्ट। और इसी को आप यहाँ पर डार्कन कर दोगे इस तरीके से इस ओवल को। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 450,772। टोटल जो पॉपुलेशन है एक टाउन की ये दे रखी है। एंड इट वाज रिपोर्टेड दैट इस पॉपुलेशन में से एवरी 14th पर्सन इज़ इलिटरेट, यानी हर 14th पर्सन जो है, अगर काउंट करें इसमें पहले 14 में से पहला जो 14th पर्सन आएगा वो 14th पर्सन जो है इलिटरेट है, यानी उसको पढ़ना लिखना नहीं आता। तो अगर ऐसे ही पैटर्न चलता रहा तो टोटल जो ये पॉपुलेशन है उसमें कितने लोग ऐसे होंगे जो इलिटरेट होंगे? तो सिंपल सी बात है, हर 14 के बाद, जैसे आप टेबल पढ़ते हो ना, हर टेबल में कोई भी टेबल है, जैसे 2 का टेबल है वो 2 के इंटरवल में होता है, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है इंटरवल क्या है? 14 है। तो यानी 14 का टेबल चल रहा है, तो आपको बताना है कि ये नंबर 14 के टेबल में कहाँ आता है। तो क्या करना है, सिंपल इसको क्या कर देना, 14 से आप डिवाइड करवा दो। 450,772 इसकी डिवीजन करवा दो 14 से। तो जब 14 से आप इसको डिवाइड करवाओगे आपका आंसर आ जाएगा 32198। आप इसको करके देखना, आपका यही आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा फिनिश हो गया। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ अ मोनोमियल एंड अ बायनोमियल इज डैश। तो इस क्वेश्चन में मोनोमियल और बायनोमियल की मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आएगा ये आपसे पूछा। मोनोमियल का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, बायनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म्स हो। तो आप करके देखो ना, आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवाओगे। पहले 2x से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन, फिर 2 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × x 2x हो गया, प्लस ये 10। तो कितनी टर्म्स आई इसमें फिर से तो 2 ही टर्म्स आई। तो यानी ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास बायनोमियल, फिर से 2 टर्म्स वाला। तो यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी पार्ट, बायनोमियल। और इसको हम मार्क कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं जहाँ आपको फॉर्मूलाज ही पूछे गए हैं। देखो a - b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, a - b का अगेन होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर। तो जिस बच्चे को भी ये 3 फॉर्मूलाज याद हैं वो तो इसका आंसर बिल्कुल आंखें बंद करके और बिल्कुल ईजिली दे सकता है, क्योंकि उसको पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, प्लस वाले नंबर में ये टर्म प्लस की होती है और माइनस वाले नंबर में ये टर्म माइनस की होती है, बाकी सब बिल्कुल सेम है। अगला फॉर्मूला है a² - b²। यहाँ पर जो स्क्वायर है ये दोनों a और b पर है, यहाँ पर जो स्क्वायर है वो पूरे पे बाहर पर है, और इसका आंसर आता है a + b × a - b। तो अब इसी के साथ मैच करता हुआ देखो कि कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। तो अगर मुझे a - b का होल स्क्वायर लिखना है तो वहाँ पर 2ab की टर्म जो है वो माइनस की होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है। तो यानी यही वाला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे रॉन्ग है।
देखो ध्यान से, सारी ऑप्शन रॉन्ग दिखेंगे आपको। यहाँ पे देखो 2ab की टर्म प्लस की है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही रॉन्ग लिखा हुआ है, a² माइनस b² इसके इक्वल नहीं होता, और प्लस वाली टर्म में कोई भी नंबर माइनस का नहीं होता, यानी करेक्ट ऑप्शन इज अवर बी ऑप्शन। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है फाइंड द सम ऑफ, सम फाइंड करना है। अब यहाँ पर 3 टर्म्स लिखी हुई है, देखो a माइनस बी प्लस ए बी, फिर कॉमा डाल के दूसरी टर्म है b प्लस सी माइनस बी सी, फिर तीसरी टर्म है c माइनस ए माइनस ए सी। इन तीनों को हमें ऐड करना है, तो कॉलम मेथड से मैं आपको ऐड करना बता रही हूँ, आपको पहले भी आता होगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले जो भी टर्म दे रखी है ना उसको लिख लो, a माइनस बी प्लस ए बी, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को इसके नीचे नीचे उतारते जाना, जो लाइक नहीं होगी उसको अलग में लिख देना। अब क्योंकि मुझे सेकंड टर्म उतारनी है, आपकी कॉपी में ऐसे लाइंस बनी होंगी तो आप ऐसे लाइंस में काम कर रहे होगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। अब दूसरी टर्म या जब आपको उतारनी है तो आप नीचे सेकंड लाइन में उतारोगे, b के नीचे b वाली टर्म उतार दो। अब c के जैसी कोई टर्म ही नहीं है तो उसको अलग साइड में लिख दो, उसका साइन मत भूलना, प्लस c। फिर है माइनस बी सी, उसके जैसे भी कोई टर्म नहीं है तो उसको भी साइड में लिख दो, माइनस बी सी। अगली टर्म पे आते हैं, क्या है, c माइनस ए। अब उसको कहाँ लिखेंगे, इसी लाइन में नहीं, उसको लिखेंगे हम तीसरी लाइन में, क्योंकि तीसरी टर्म है। c के नीचे c उतार दो, a के नीचे a को नोट डाउन करो, a कहाँ पर था, फर्स्ट लाइन में, तो इसको तीसरे साथ में लिखना, माइनस a है, जिसका जो साइन है वो साइन साथ में लिखना, ये माइनस है ना तो माइनस a। उसके बाद हमारी टर्म है माइनस ए सी। अब देखो ए सी जैसी भी कोई टर्म नहीं है, तो यानी उसको भी मुझे थर्ड लाइन में सबसे लास्ट में लिखना पड़ेगा, माइनस ए सी। अब मुझे क्या करना है, सम फाइंड करना था, इसको प्लस करवाना था, तो एक प्लस का साइन बनाओ, एक लाइन खींच दो। तो अब मैं प्लस करने वाली हूँ, यानी जो भी एक रो में लिखे, एक कॉलम में लिखे हुए उन सबको प्लस कर दो। यानी इस लाइन में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, सिर्फ माइनस ए सी, तो यहाँ नीचे जो लिखूंगी वो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस ए सी, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। अब इस लाइन में देखो क्या है, सिर्फ माइनस बी सी, तो माइनस बी सी लिख देते हैं। इस लाइन में क्या, एक सी है और दूसरा भी सिर्फ सी है, यानी इसका साइन कुछ नहीं है, तो यानी ये भी प्लस का ही है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2c। अगली लाइन में है सिर्फ और सिर्फ प्लस ए बी, तो प्लस ए बी आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। और उसकी अगली लाइन में एक माइनस का बी है और एक प्लस का बी, इसके साथ कुछ नहीं है, तो ये भी 1 है और ये प्लस हो जाएगा, और ये भी 1 है, तो 1 माइनस 1 0, तो ये हो जाएगा 0 बी। ऐसे ही हो जाएगा ये वाला 1, इसके साथ कुछ नहीं है तो ये भी प्लस, ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, जो भी आएगा आंसर मेरा 0a ही आएगा। तो यानी फाइनल आंसर मेरा जो आ गया उसमें आएगा ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस 2c। तो जहाँ पर भी ये ऑप्शन आ रहा है आप उसको करेक्ट कर दो। ध्यान से एक एक टर्म मैच करना। देखो ए बी प्लस है, ए बी जो है प्लस के साइन का है, यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो फर्स्ट पार्ट में देखो ए बी प्लस ही है। उसके बाद 2c का साइन भी प्लस का है, तो देखो यहाँ पे 2c का साइन भी प्लस है। अगला है माइनस बी सी, इसी में है माइनस बी सी और फिर है माइनस ए सी, तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आंसर ठीक से मैच करना। फिफ्थ आंसर भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। किसकी मल्टीप्लिकेशन है, देखो यहाँ पर एक बायनॉमियल है और एक ट्राइनॉमियल है, यानी एक जो एक्सप्रेशन है उसके पास एक ही टर्म है और दूसरे एक्सप्रेशन के पास 3 टर्म है। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से। जो एक टर्म वाला नंबर है उसको आगे लिखेंगे 2ab और साथ में लिख देंगे उसके जो 3 टर्म वाला नंबर है यानी ट्राइनॉमियल 6a² माइनस 7b प्लस 5ab। अब आप देख पा रहे होगे बेटा जितने भी यहाँ पर MCQ हैं वो ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ देखा और उसका आंसर टिक कर दिया। आपको सॉल्व थोड़ा बहुत करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि आपको एग्जैक्टली हर तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, एक एक करके ये मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से, तो नंबर और नंबर की मल्टीप्लिकेशन कराओ। 2 6 12। अब a बाहर 1 है और अंदर 2 है तो टोटल कितने हो जाएंगे 3a³ b। अब ये सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुई। अब ये जो 2 है ये अगले वाली टर्म के पास जाएगा और उससे मल्टीप्लाई होगा, यानी अब ये 2 और ये 7 मल्टीप्लाई होंगे पहले। तो ये क्या बना देंगे 2 7 14। साइन ध्यान रखना है यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस ही आएगा 14। अब a एक ही है, b जो है वो 2 हो जाएंगे क्योंकि एक ये वाला b और एक ये वाला b, तो दिस विल बी b²। अब नेक्स्ट टाइम पे फिर से ये वाला 2 जो है किधर जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, इस वाले 5 के पास, तीसरी टर्म के पास जाएगा। तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। ध्यान रखना यहाँ प्लस का साइन था वही प्लस का साइन यहाँ लगाना है मुझे, 10 लिखूंगी। अब a और b की मल्टीप्लिकेशन, एक a बाहर था एक a अंदर, तो कितने a हो गए a²। एक b अंदर एक b बाहर, तो ये हो गया b²। तो अब ध्यान से देखो कौन सा वाला ऑप्शन के साथ आपका आंसर मैच कर रहा है। 14 माइनस का है 12a³ b माइनस 14 ab²। पहला ऑप्शन ही देखो
ए क्यूब बी, 14ab² और 10a²b²। देखो अब ये वाला ऑप्शन नहीं मैच किया, तो यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा ठीक से आपको, 12a³ माइनस 14ab² प्लस 10a²b²। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको बोला जा रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3x प्लस 4y। अब 3x प्लस 4y का स्क्वायर निकालना है, यानी उस पर इस तरीके से स्क्वायर डालना है। तो अब आपको ये वाली आइडेंटिटी अगर याद हो तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। a की जगह पर यहाँ पर मेरे क्वेश्चन में a की जगह पर 3x है और b की जगह पर मेरे पास है 4y। इसी के अकॉर्डिंग मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले a² लिखना है यानी 3x का पूरे का स्क्वायर लिख दोगे, b² लिखना है यानी 4y का स्क्वायर लिख दोगे, और 2ab लिखना है तो यानी +2, और साथ में इनकी मल्टीप्लिकेशन है 3x और साथ में आ जाएगा एक 4y। अब इसको ध्यान से सॉल्व करना है। 3x² का मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9 और x का स्क्वायर, प्लस 4 को 4 से करना है, 4 को इस 2 से मत कर देना, 4 4 ज़ा 16 और ये y²। अब इसके बाद यहाँ पर जितने नंबर हैं ये 2 3 और 4, इनको मल्टीप्लाई करो। 2 3 ज़ा पहले लिख लो, 2 3 ज़ा 6, फिर 6 4 ज़ा 24, तो आ जाएगा ये 24, एक x है और एक y। तो ये करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारे पास। तो एक करेक्ट ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट हो गया? पार्ट नंबर सी करेक्ट हो गया। तो इसको टिक कर देते हैं। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया फैक्टराइज फॉर्म ऑफ लिखनी है आपको इस टर्म की। तो आपको मैंने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सिखाई थी, वही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यहाँ पर आपको अप्लाई करनी है। क्या होती थी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म? जो भी स्क्वायर नंबर होता था उसके साथ जो नंबर है, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, और जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है वो टर्म, जैसे कि यहाँ पर 21। तो 21 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, 1 एंड 21। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 21 ही आएगा। अब इसके फैक्टर्स को स्प्लिट करो, कहाँ पर आता है 21, 3 7 ज़ा 21। अब आपको इस क्वेश्चन में तो बहुत इजी है कि 3 और 7 को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपको इजीली 10 मिलेगा, लेकिन आपको क्या चाहिए? 10 नहीं चाहिए, -10 चाहिए। तो यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख देते हैं 1r², ये तो यही रहेगा। इसको मैं लिख सकती हूँ -3r -7r प्लस 21। अब ध्यान से देखो, ये जो मिडल टर्म थी, बीच वाली टर्म थी, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, तोड़ के लिख दिया। कैसे तोड़ा? इसके फैक्टर्स की हेल्प से। -3r एंड -7 दोनों को ऐड करोगे तो -10 आ जाएगा। अब जैसे ये 4 टर्म बन जाती है तो 2 2 के पेयरिंग करके हम कॉमन लेते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे? r कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? r -3। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे? -7 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर भी अंदर बचेगा r -3। ब्रैकेट को ओपन करवा के ज़रूर देखना कि आपका ऊपर वाला आंसर ही करेक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे r², इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे -3r, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे -7r, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये माइनस और माइनस मिलके यहाँ बना देंगे प्लस, और 7 3 ज़ा 21। यानी हमने जो कॉमन लिया है वो बिल्कुल करेक्ट लिया है। इससे भी आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो ब्रैकेट की टर्म है ये दोनों सेम आनी चाहिए और वो आ रही है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ गया? r -3 एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, और जो बच गया r -7 वो दूसरे ब्रैकेट में। तो यानी आपका आंसर क्या आ रहा है? r -3 एंड r -7 दोनों ही नंबर माइनस वाले आ रहे हैं। इट मीन्स अवर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में से है बेटा, जो आपने सीखी थी। किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस में होती है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको रिवर्स कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर 7 की पावर -1 लिखी हुई है, ध्यान से समझना। 7 की पावर अगर -1 लिखी हुई है तो इसका उल्टा करना है। 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/7, और 1/7 होते ही इसकी पावर अपने आप +1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को, इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए मैंने सारे टर्म्स का जो है रेसिप्रोकल करके लिख दिया। अभी जो बाहर वाला -1 है ना, उसको अभी हम नहीं कर सकते। उसको जब तक हम ये अंदर वाली टर्म को सॉल्व नहीं करेंगे, बाहर वाला -1 भी सॉल्व नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा। अब जैसे ये अंदर वाला टर्म सॉल्व हो गई, 1/7 -1/8 आ गया। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। जो भी टर्म्स नीचे उसको नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 8 ईजिली हो जाएगा बहुत जल्दी से। तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 7, और बीच में था माइनस का साइन, और ऊपर जो माइनस पावर डली हुई वो मत भूल जाना। नीचे है 3 × 4, ब्रैकेट डाल दो, और फटाफट से पहले ऊपर वाला ये पावर वाला -1 लिख दो, क्योंकि ये लिखते लिखते हम भूल नहीं जाए। इसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई, 4 माइनस बीच के में है, और 3 × 1 3, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 1/56 माइनस, अगेन पावर वाला -1 नहीं भूलना, दिस इज़ 1/12। अब देखो, दोनों के ऊपर पावर में -1 था ना। अब इस -1 को हटाने का क्या तरीका मैंने बताया था? जो भी नंबर अंदर लिखा है उसका रेसिप्रोकल लिख दो, उसका उल्टा लिख दो। तो यानी ये क्या हो जाएगा? 56
पावर हट गई -1 और ये हो जाएगा -12, पावर हट गई। अब 56 में से आपको 12 माइनस करना है, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा? 4 आएगा ना, माइनस करने पे एंड डिजिट 56 माइनस 12, 6 में से 2 गया 4 एंड 5 में से 1 भी गया तो 4, तो 44 इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना इजी था क्वेश्चन, देखने में ऐसा लग रहा था बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, वो तो बिल्कुल 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 हो, आपने सीखा था उसका आंसर क्या होता है? कोई भी नंबर a की पावर 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 1। तो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, 100 ही क्यों ना लिखा हो, 1000 ही क्यों ना लिखा हो, 1 करोड़ ही क्यों ना लिखा हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो नंबर दे रखा है उसकी पावर 0 है, तो जो भी आंसर है वो हमेशा 1 ही आएगा। तो हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर फिनिश हो गया। तो आज की वर्कशीट के क्वेश्चंस की, सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपने सब्जेक्ट टीचर को टाइमली सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।